जस्ट मिनट। हाँ, तो सुप्रभात। तो भारत माता पाठ जिसको हम पढ़ चुके हैं, आज उसका एक बार सारांश फिर से दोहरा लेते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। हिंदुस्तान कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी मूल रचना है, उसी से लिया गया है ये। इसमें नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों, जलसों यानी सभाओं में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। जैसा कि मैं आपको उस दिन भी बता चुका हूं कि यह शकुंतला और दुष्यंत के बेटे के नाम पर नहीं, बल्कि यहाँ की जो एक जाति है उसके परंपरागत संस्थापक के नाम पर यह शब्द भारत का नाम पड़ा है, भारत, जो कि संस्कृत शब्द है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं, गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज सभी के लिए फायदेमंद है। स्वराज इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि यह पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखा गया है, इसलिए यहाँ स्वराज की बात की गई है। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। ठीक है, गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुर्म, ये सारी बातें तब भी होती थी और आज भी इसमें काफी हद तक गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शिकंजा, आजकल आप देख रहे हैं कि तीनों कानून रद्द कराने के लिए किसान बैठे हुए हैं। वो अ, चाहते हैं कि वो तीनों कानून रद्द कर दिए जाए क्योंकि इसमें कहीं न कहीं पूंजीपतियों का भला होता दिख रहा है किसानों को। जमींदार महाजन, कड़े लगान, अब लगान तो नहीं है आज के समय में, अंग्रेजी शासनकाल में लगान था जिसके बेस पर लगान फिल्म बनी थी आमिर खान की। और सूद, पर सूद और पुलिस के जुर्म आज भी, सूद यानी इंटरेस्ट, आज भी इनसे प्राइवेट लोगों से पैसा ले लेते हैं, कई बार या बैंक से ले लेते हैं और समय पर न चुका पाने के कारण इनको ब्याज भरना पड़ता है और पुलिस के जुर्म सहने पड़ते हैं। ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इसे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोग ये तब विदेशी बात सरकार के इसलिए कहा गया क्योंकि तब हमारा देश गुलाम था। आज ऐसा नहीं है। आज तो जो भी हम अपने देश के लिए खुद जिम्मेदार है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं, जैसा उन्होंने सोच रखा था उससे ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। ये मुश्किल को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बाद में। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने, बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों और कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी, 1930 वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों को समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जैसे किया जाता था और इस पर जब उन्होंने पूछा लोगों से तो सभी के अपने अपने मत थे। कोई कहता हमारी धरती, हमारा देश, हमारा जिला, सूबा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन्होंने बाद में समझाया कि भारत माता की जय का तात्पर्य यहाँ की करोड़ों जनता, नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय इसमें शामिल है। इन सभी को भारत माता कहा जा सकता है, अर्थात इन सब की जय। और ऐसा सुनने के बाद सभी की आंखों में एक चमक आ जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसके बाद ही बड़ा गूढ़ अर्थ रखने वाला यह पाठ है कि हम इस बात से ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार से
भारत माता की जय का अर्थ बनता है, जबकि आमतौर पर हम इसको नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जीवन में हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो नारे हों, लेकिन वास्तविक अर्थ हमें उनका पता नहीं होता। तो देखिए प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी ने कब और भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जब मैं जलसों में जाता होता था। तो वही बात है कि भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। वे उन्हें बताते कि भारत शब्द संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। वे किसानों के पहले गांव तक सीमित दृष्टिकोण, किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण, क्योंकि देखिए जो बाहर नहीं निकला होता है, ज्यादा घूमा फिरा नहीं होता है, तो उसका एक सीमित एरिया होता है। वो सोचता कि इतना ही, इतनी ही बड़ी दुनिया है। जिसे हम कूप मंडूक जैसे कहते हैं, कुएं का मेढक जो सोचता है ना कि कुएं जितनी ही दुनिया सारी है। हालांकि ये हम इनके लिए नहीं कह सकते, पर काफी हद तक ये जरूर होता है कि वो लोग उतनी ही दृष्टि रखते हैं, उतना ही जानते हैं। आज के समय में तो टेलीविजन है और एफएम रेडियो है, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, जिनके माध्यम से आप गांव से बाहर की बातें भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और आपको पता चल जाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। पहले ये बात नहीं थी। फिर भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी नजर में दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा देखा नहीं, ज्यादा बाहर गए नहीं। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। भारत माता की जय के नारे का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की, या पूरे हिंदुस्तान की? सूबा यानी राज्य, राज्य के लिए सूबा शब्द प्रयोग किया जाता है, जो कि उर्दू का शब्द है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? भाई नेहरू जी, जाहिर सी बात है कि वो घूमा करते थे इधर उधर, विदेशों तक की उन्होंने यात्राएं की थी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विदेशों में नौकरी की थी, या जिन्होंने तीर्थ यात्राएं की है, जिन्होंने विदेशी सरकार की तरफ से जंग लड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और पुराणों महाकाव्यों में भी पढ़ चुके, इसलिए उनको यह बताना आसान था किसानों को। वे भारत के पुराणों महाकाव्यों, ये सारी बातें यहाँ पर आप देख चुके हैं, मैं बता चुका। सन 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी भी उन्होंने दी, जैसे चीन, अबिसीनिया, रूस इत्यादि देशों के बारे में। तो वो सारी बातें मिला करके उन्होंने दुनिया के बारे में किसानों को बताया, और किसान उसे समझ भी गए आसानी से। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? जाहिर सी बात है, हमारा एक सीमित नजरिया होता है, तो हमें अपने गांव की धरती, अपना जमीन, अपने खेत, या अपना एरिया, या यूं कहें कि भारत, जिसको हम देश कहते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं, और इस प्रकार से भारत माता का सही अर्थ हमें नहीं लगा पाते कई बार। तो यहाँ भारत माता का सही अर्थ क्या है? कि इस भारत देश में बसने वाले समस्त लोग, यहाँ के पेड़, जंगल, नदी, पहाड़ इत्यादि सभी। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, सोच क्या थी उनकी? तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी, भारत की नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, जो भी पिछले प्रश्न में भी बताया जा चुका है, उन सारी चीजों को जोड़ते हैं, और प्लस में यहाँ के सभी लोगों को। आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अब ये प्रश्न कई बार दूसरे तरीके से भी आ जाता है कि आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और एक जोड़ देते हैं कि क्या आज भी ऐसा है? तो इसके साथ ये जोड़ दिया जाता है। आजादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था: गरीबी और कर्जदारी, पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा ज्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या, पुलिस के अत्याचार, और लगान की समस्या। इनमें से लगान की समस्या हटा दीजिए, तो बाकी सब चीजें लगभग आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर, ये कई बार इस प्रश्न को और उस प्रश्न को एक साथ जोड़ देते हैं, जो अभी हमने ये वाला प्रश्न छठा और सातवां, तो कई बार इसको जोड़ देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे: देश की गरीबी दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना, देश में औद्योगिक क्रांति लाना,
भारत की चौमुखी उन्नति करना, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। तो नेहरू जी के ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इन्हें पूरा करने के प्रयास जारी हैं। आशा है कि भारतवासियों के सामूहिक प्रयास से ये अवश्य सच होंगे। देखिए, उन्होंने औद्योगिक क्रांति तो लाई, उन्होंने भी और उनके बाद की सरकारों ने भी औद्योगिक क्रांति बहुत लाई, और उसी समय उनके समय से के ज्यादातर बांध, बिजली के उद्योग और बहुत सारे ऐसे संयंत्र हैं जो उनके समय के ही लगे हुए हैं। चाहे वो इसरो हो, चाहे जो भी इस तरीके के अगर हम देखें, तो ये सारी चीजें उनके समय के निर्मित हैं, जिसका आज भी हमारे देश को फायदा मिला। और बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टील फैक्ट्री है, चाहे टाटा कंपनी है, बिरला है, ये सब उनके समय की लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? भारत के विकास को लेकर मैं सपने देखता हूँ, ये देखिए, इसमें आप अपनी मर्जी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से आप जो सोच सकते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप केवल यही लिखें। हाँ, बस ये कि एक आदर्श उत्तर है कि सभी शिक्षित हों, सभी को रोजगार मिले, देश में औद्योगिक, तकनीकी तथा कृषि विकास हो, भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। तो आप ऐसा कह सकते हैं, या इसमें कुछ और जोड़ घटा सकते हैं। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना निम्नलिखित है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग, यहाँ की परंपराएं, साहित्य आदि। मेरे देश हिंदुस्तान में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं और देश प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी दृष्टि में हो सकता है, आप इसमें भी बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। देखिए, उसी प्रश्न छठे सातवें से संबंधित ये प्रश्न है, ये थोड़ा विस्तृत प्रश्न है, कई बार यह 5 अंक का भी आ जाता है। तो वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है, परंतु वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। देखिए, अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था अखबार, तो उसमें ये दिया था कि आज भी 0.44% ही इनकी आमदनी बढ़ी है इतने वर्षों में। तो किसानों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। और कई विद्वानों के, कई प्रगतिशील कृषक संगठनों के बयान दर्ज थे, उनके आलेख थे, जिसमें लिखा था कि 2 रुपए किलो अगर हमारे यहाँ से टमाटर जाता है तो वो 20 रुपए किलो तक बिकता है। ये स्थिति है। यानी वह पैसा बीच बीच में कौन कौन, पहले तो बिचौलिए खाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की वजह से उसमें इंक्रीज हो जाता है, फिर जो खुदरा बेचने वाला है वो उसमें और बढ़ा करके बेचने लग जाता है। तो इस प्रकार से 2 रुपए या 5 रुपए किलो की चीज 20 रुपए किलो में जाके बिकने लग जाती है। तो किसान को एक और जहाँ देश का अन्नदाता कहा जाता है, वही दूसरी ओर किसान स्वयं का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। खेती जो लोग करते हैं वो जानते हैं बखूबी। मैं बहुत बड़े बड़े जमींदारों की बात नहीं करता जिनके पास 20 40 50 या 100 एकड़ खेत हैं। मैं एक आम किसान की बात करता हूँ जो 1 2 एकड़ खेत या उससे भी कम जिनके पास है। उनके लिए तो उसमें जीवन यापन करना बहुत मुश्किल की बात है। आगे कहते हैं कि वर्तमान परिवेश में किसानों को ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु फसल बर्बाद होने पर कर्ज की भरपाई कैसे की जाए। जाहिर सी बात है, कई बार तूफान आ जाता है, बारिश बहुत हो जाती है, या बिल्कुल नहीं होती, दोनों स्थितियां होती हैं, तो वो कर्ज नहीं भर पाता है क्योंकि उसकी अपनी लागत तक नहीं निकलती। इसका अभी तक कोई प्रावधान किसानों के पास नहीं है। सरकारें कहती तो है गिरदावरी देंगे, लेकिन उसमें भी अभी मैं कल पढ़ा था तो उसमें बताया कि नुकसान तो हो गया करीबन 20,000 का, और सरकार से मिला 1,043 रुपए। सोचिए, उससे क्या होगा? उससे तो बेहतर है कि ना ही मिले। वह साल भर मेहनत करता है, फिर भी कठिनाई भरा जीवन बिताने के लिए विवश है। इसलिए आज भी किसानों का जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना। आज भी किसान नमक, प्याज और रोटी ही खाता है कलेवा में, और बहुत ज्यादा उसके जीवन में बदलाव नहीं आया है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिली। तो समझ में आ रही है आप सबको, आशा है। तो अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें। यहाँ आप भारत माता की जय जो सामान्य नारा है, जय हिंद तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वंदे मातरम, यहाँ सबके नाम भी लिखे हुए हैं कि किसने ये नारे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आजादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र था, करो या मरो गांधी जी का आह्वान था।
इनकलाब जिंदाबाद क्रांति को हवा देने के लिए नारा लगाया जाता था। ज्यादातर भगत सिंह इत्यादि लगाते थे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों भारत छोड़ो देश की आजादी के लिए लगाया वाला नारा। स्वदेशी अपनाओ एनी बेसेंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र। ना 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 ना, ये गलत है यहाँ पर। यहाँ पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बात कही थी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कर लीजिएगा इसको। भाषा की बात, एक नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए कि दक्षिण पश्चिम यक्सा एकजुट ढड्ढे, ये सारी चीजें आपको पाठ पढ़ाते समय मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ लिखा भी है, दक्षिण का दक्षिण, पश्चिम का पश्चिम, यक्सा एक समान, एक जुज एक खंड, भाग ढड्ढा यानी बोझ। नीचे दी गई संज्ञा शब्दों को विशेषकर विशेषण रूप लिखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आजादी का आजाद, चमक का चमकीला, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, विदेशी विदेश का विदेशी, सरकार का सरकारी, यात्रा का यात्री, पुराण का पौराणिक। ये ध्यान रखना, पौराणिक कई बार ये अपठित गद्यांश में शब्द आ जाता है पुराण जमा इक, लेकिन लिखते समय हो जाता है पौराणिक, भारत का भारतीय। तो आशा है आपको सभी समझ में आया होगा। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। हाँ, और अभी और बात करते हैं, जाना नहीं है आपको।